हुआ टोटल बताइए। देखिए, मैं पूरा डिटेल्स मेरे नामांकन रद्द होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं 9 तारीख से नामांकन में लगी हुई थी। आपने सोशल मीडिया पे लगातार मेरे वीडियोस देखे कि कभी मैं 9 तारीख का अनाउंसमेंट कर रही थी, कभी मैं 11 तारीख का अनाउंसमेंट कर रही थी। पहला नामांकन जब मैं 9 तारीख को परमिशन लेने जाती हूँ तो वहाँ मुझे परमिशन मिलता है 11 तारीख का कि 11 को आप अपना नामांकन कर सकते हैं, जिसका मेरे पास पूरा ये है, ऑर्डर भी है कि आपकी गाड़ी, रूट चार्ट, ये वगैरह सब सारा चीज़ का 11 को ये लोग ऑर्डर दे देते हैं। किसी ने वहाँ हमें ये नहीं बताया 11 कि मैडम 11 तारीख को तो नामांकन होना ही नहीं है। और उस वक्त 10 तारीख जब थी, जब सारा मेरा बुकिंग हो गया था, तो 10 को मुझे किसी ने वहाँ से फ़ोन किया कि अरे आप 11 तारीख का आपका नामांकन यहाँ लगा हुआ है और 11 को तो यहाँ नामांकन होगा ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ कार्यालय का काम होगा, तो ये कैसे हो सकता है। फिर मैं तुरंत वहाँ गई तो पता चला नहीं, 11 को नामांकन नहीं है। पहली साजिश वहाँ हो गई मेरे साथ। उसके बाद 10 को हापादापी में मैं किसी तरह अपने एडवोकेट से पेपर वगैरह कंप्लीट कराई। 10 तारीख को 11 बजे पहुँच के 3 बजने में 10 मिनट बाकी था। उसके बाद मैंने बोला आप मेरा आज ही कर दो नामांकन, अब कल जब नहीं होना है, मैंने सभी गाड़ियों की बुकिंग कर दी है, आज कर दो। तब वो कहते हैं अच्छा 5 मिनट करके बाहर गए। फिर कहते हैं नहीं, अभी तो आपका थोड़ा सा पेपर इनकम्प्लीट है, आप ऐसा कीजिए, आप अब 13 तारीख को नामांकन कीजिए। अब तो 3 बजने में 4 मिनट बाकी रह गए हैं। तो 4 मिनट, मैंने 4 मिनट है ना, नियम है कि 3 बजे तक अंदर जाना है, तो 4 मिनट, 1 मिनट भी रहेगा तो हम अंदर जा सकते थे। तो उस दिन वो लोगों ने समझा बुझा के मुझे वापस भेज दिया। अब मेरे पास बच गए 2 दिन। 11 को होना नहीं था, 12 संडे हो गया, 13 को, ये 2 दिनों में मुझे पता चल गया था। बहुत सारे लोग मुझे बोल चुके थे कि मैडम आपके नामांकन रद्द कराने की बड़ी बड़ी साजिशें चल रही हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बीजेपी के वोट बैंक को खराब कर रही हैं। तो फिर मैंने सोचा कि रूट चार्ट, फिर परमिशन मैंने चेंज किया 13 तारीख का। अब 13 तारीख का रूट चार्ट जो मेरा था, उस दिन बीजेपी का भी नामांकन था, दूसरे प्रत्याशी का, उस दिन प्रशांत किशोर जी का भी नामांकन था, उस दिन मेरा भी नामांकन था। तो 2 दिन जो मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मुझे लगा ये लोग पक्का मुझे फंसाएंगे। मैं क्या कि मैं रोड शो में गई नहीं। हज भवन से हमारा रोड शो बिना मेरे स्टार्ट होता है और मैं ऑटो से, सुबह नीला वाला जो ऑटो होता है ना, पीला भी नहीं, नीला वाला, नीले वाले ऑटो से मैं जाती हूँ। वहाँ के कैमरे में आप देख सकते हैं, सुबह 10:05 में ऑटो से उतरती हूँ, मुंह में ऐसे साड़ी लपेट के कि कोई देखे ना कि मैं ऑटो से गई हूँ नामांकन करने, और मैं सीधे 10 बजे से वहाँ बैठ के नामांकन का काम अपना कर रही थी। 4-5 वहाँ पे जो लोग थे, मैं समझ रही थी कि वो मेरे हितैषी हैं, मेरे फ़ैन फॉलोअर हैं, मुझे खड़ा होकर पेपर वर्क करा रहे हैं, जो स्कूटनी करते हैं, जो त्रुटि सुधारने के लिए निर्वाचन आयोग के कर्मचारी लोग जो वहाँ बैठे हुए थे। सारा चीज़ रेडी होता है, मैं वहाँ नामांकन के लिए जाती हूँ। 10 प्रस्तावक के नाम होते हैं, जिसमें से एक रूबी कुमारी नाम था। वो पेपर चेकिंग में अंदर देती हूँ, वहाँ बाहर वाले टेबल पे बोलते मैडम ये रूबी कुमारी का डिटेल्स आपका नहीं दिख रहा ऑनलाइन। फिर मैं बोली तो अब क्या करें, नहीं दिख रहा है। तो तब तक मेरी रैली जो है कारगिल चौक पहुंचने वाली थी। मन में वो बेचैनी भी किसी को भी होगा कि थोड़ी देर हम भी उसमें चले जाएं, लोग ढूंढ रहा था मेरे को। फिर मैं वहाँ चली गई, फिर बोले ऐसा कीजिए, एक बार इस पर पेन चला दीजिए और दूसरा प्रस्तावक का नाम लिख दीजिए। इनोसेंसी में, देखिए कोई अगर आपको समझाएगा कर्मचारी तो आप तो वही करोगे ना। मैंने एक बार कलम चला दिया और वहाँ पे मनीषा कुमारी का नाम लिख दिया, 5वें या 6वें नंबर पे लिख के। अब वो मनीषा कुमारी उस वक्त अवेलेबल नहीं थी वहाँ पे। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं मैडम, अभी 1 बज रहा है, आपके पास 3 बजे तक का टाइम है, आप जाके DCLR, वही राघवेंद्र जो बैठा हुआ है, सही में वो सही आदमी नहीं है, वो भ्रष्टाचारिता में लिप्त। इतना इनोसेंटली उन्होंने कहा ठीक है लीजिए। मैं बोली सर इसमें एक साइन छूटा हुआ है। बोले कोई बात नहीं, 3 बजे तक है, हम करवा देंगे। मैंने इनोसेंटली दे दिया। मुझे जानकारी है कि मेरा एक साइन एक प्रस्तावक का कराना है, जो कि रैली में मेरी वो मेंबर है। अब मैं नीचे उतरती हूँ, पहले मेरे दिमाग में यही था कि नीचे उतरते मनीषा को, एडवोकेट भी वहीं खड़े, 2-3 एडवोकेट्स मेरे वहीं खड़े, उनको पता है कि वो साइन करवाना है। उसके बाद जब नीचे उतरती हूँ तो नीचे उतर के तो भाई यहाँ तो दूसरा ही तमाशा हो जाता है। पूरा छावनी बिछी हुई थी मुझे अरेस्ट करने के लिए। उतरते के साथ मुझे पुलिस अपनी गिरफ्तारी में ले लेती है। मैं पूछ रही हूँ, आप वीडियो देखिएगा, भाई किस बात का वारंट है, मुझे बताइए तो सही,
किस बात का मुझे कोई जानकारी नहीं, क्योंकि जितने केसेस की जानकारी मेरे पास है वो सब मैंने वहाँ लिख के दिया। जिस केस की जानकारी ही नहीं है वो तो मैं बोलूँगा, और तब तक मेरे दिमाग में दूसरा केस घूमने लगा कि लगता है उसी केस में, जबकि उस केस में नहीं था। फिर जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ, गिरफ्तार हो जाती हूँ, दिमाग में मनीषा कुमारी थोड़ी देर के लिए हट जाती है। गाड़ी में जब अरेस्टिंग करके बैठती हूँ तब भी मनीषा मुझे याद आती है। मैंने अपने एडवोकेट को फ़ोन किया कि सबसे पहले मनीषा को लेके ऊपर जाइए आप। तो ऊपर मनीषा को लेके जाते हैं, हाफा धाफी में सारी चीज़ बोलते, नहीं पहले आप उधर से आइए, कोई बात नहीं, हम 6 बजे तक भी मैडम का साइन करवा लेंगे। आप प्रैक्टिकली सोचिए कि जो महिला इस तरह परेशान हो जाएगी उसके साथ क्या होगा। पीएमसीएच इनको ले जाना था मुझे, पीएमसीएच के लिए, मेडिकल के लिए। 1:30 बजे उठाते हैं और 2:45 बजे मुझे पीएमसीएच कैंपस के अंदर घुसाते हैं। कहाँ ले गए उठा के? सीधे सेक्रेटेरिएट, कलेक्टेरिएट से, मतलब डीएम कार्यालय से सीधे मेरे को ले जाते हैं गाय घाट। गाय घाट वो भी कहाँ? नीचे नीचे वाले रोड से, ऊपर से नहीं। पूरा जाम में, सारा रोड मैप आप लोग निकालिए कि एक महिला को सिर्फ 3 बजाने के लिए ये लोग कैसे घुमाया, क्योंकि ये लोग को ये इंस्ट्रक्शन था कि उसको नॉमिनेशन हॉल में घुसने के पहले उठा लेना है, ये रैली करके आएगी उठा। लेकिन यहाँ तो खेल दूसरा चल रहा था। तो मैं इनोसेंटली गाय घाट जब घूम गया गाड़ी, 3 बजे ये लोग मेरे को पीएमसीएच ले जाते हैं, 1:15 बजे उठाते हैं, 1.5 घंटा 2 घंटे में पीएमसीएच पहुंचती हूँ मैं, जो कि 5 मिनट का रास्ता था। वहाँ मेडिकल होता है। तब तक मेरी जो एडवोकेट की टीम वहाँ खड़ी थी ये साइन कराने के लिए, वो सबसे पहले पहुँचती। दिमाग में है कि बेल नहीं लेंगे अगर तो कल मेरा नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा। सारे एडवोकेट्स पहुँच जाते हैं कोर्ट मेरा बेल का काम करने के लिए। जल्दी जल्दी मेडिकल करा के मैं 4:30 में कोर्ट पहुँचती हूँ। थैंक्स टू अभिषेक जी, जो न्यायाधीश वहाँ बैठे हुए थे कोर्ट नंबर 17 में, उन्होंने मुझे बेल दिया। बेल दे के मैं 5:15 बजे बाहर निकलती हूँ। बाहर निकलने के बाद हर मीडिया में, जो भी वहाँ कोर्ट के पास मीडिया होंगी, उनका बाइट निकाल लीजिए, मेरे पास भी है। मैं यही बोल रही हूँ, नहीं बस एक छोटा सा साइन मुझे करना है, सारा नॉमिनेशन हो गया, एक साइन बाकी है। मैं कह रही हूँ, दौड़ते भागते मैं 6 साढ़े 6 में फिर पहुँचती हूँ वहाँ पे कि सर वो साइन छूटा हुआ था, साइन ले लीजिए मेरा। तो कहते कोई बात नहीं, ये आपकी त्रुटि लिस्ट है, ये त्रुटि लिस्ट ले लीजिए। सारा वीडियो बन रहा है अंदर, निकलवाइए वीडियो फुटेज और चेक कीजिए। उन्होंने कहा कल आप आ जाइए, 10 बजे तक आ जाइएगा, सब हो जाएगा। जितनी त्रुटि लिस्ट उन्होंने दी उसमें ये त्रुटि का जिक्र नहीं किया कि आपका साइन छूटा हुआ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वर्बली। उसके बाद वो लेके आती हूँ। दूसरे दिन फिर 10:30 बजे मनीषा को लेके मैं पहुँचती हूँ, एक तुम्हारा साइन कल का छूटा हुआ है, साइन करना है। ये लोग 1:30-2 बजा देते हैं। अंदर बैठे जितने भी प्रत्याशी थे जिन्होंने मेरे मैं उठी, रिक्वेस्ट की, मिली सर कल से तो बात कर रहे थे, बाहर ही तो है मनीषा, मत रिजेक्ट कीजिए, प्लीज़ साइन ले लीजिए सर, बाहर ही तो खड़ी है। यही तो आखिर वो दिन तो 14 तारीख का दिन तो त्रुटि सुधारने का ही दिन था ना, तो आप मेरी त्रुटि सुधार देते। लेकिन नहीं, मकसद तो था किसी तरह नॉमिनेशन वीना मानवी का रद्द होना चाहिए। तो ये देखिए प्रशासनिक विफलता। और जिस केस में मुझे उठाया गया था वो केस फरवरी में ही गांधी मैदान थाना में आ चुका था। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई का 13 तारीख, ये कुल मिला के 5.5 महीने बाद पुलिस मुझे अरेस्ट करती है। और इस बीच में कई केस थाने में मेरे हुए, 50 बार मैं थाना गई होंगी इस बीच में, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि मैडम आपके लिए एक वारंट आया हुआ है। अब इसको आप क्या कहेंगे? इसको प्रशासनिक विफलता कही जाए या जो कहना है आप लोग कहिए। हम तो यही कहेंगे कि आज तक बीजेपी के बहुत बड़े सपोर्टर्स जो थे वो यही सोचेंगे कि हर जगह चुनाव बीजेपी किस तरह जीतता है। आज जब मेरे पे पड़ी तब मुझे समझ में आया, नहीं तो हम भी अंधभक्त ही थे भैया। आज जब मेरे पे पड़ी तो मुझे समझ में आ रहा है। आज जो नज़दीक से 25 लोग जो दिन रात मेरे साथ चल रहे थे, उन्होंने देखा है करीब से कैसे कैसे हमारे साथ षड्यंत्र हुआ है, कैसे कैसे मुझे बैठाने के लिए षड्यंत्र हुआ है। चुनाव नहीं लड़ पाऊंगी और इससे ज़्यादा मैं क्या करूं। लेकिन हाँ, राघवेंद्र जो हैं, ससाराम में भी ये मार खाए हैं घुसखोरी के कारण। वही राघवेंद्र को बैठा दिया, 1 नंबर के आपराधिक मानसिकता के लोग को बैठा दीजिएगा, षड्यंत्र रचिएगा, और वही हमारे स्कूटनी के इंचार्ज बन जाते हैं जो इस तरह के भ्रष्टाचारिता में लिप्त होते हैं। सबने देखा है ससाराम में राघवेंद्र ने क्या काम किया। उनके चेहरे से असहज, जैसे ही मैं पेपर लेके बार बार अंदर जा रही, वो पूरा बॉडी लैंग्वेज उनका असहज हो जाता था मुझे देखते के साथ, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर था कि भाई वीना मानवी का नामांकन किसी तरह नहीं करना है। तो कोई बात नहीं, नहीं किया।
जनता सब देख रही है, जनता समझदार है और जनता रुष्ट भी है। आगे तो भगवान अब क्या करेंगे, कानूनन सहारा लिए हैं, पार्टी का इंतजार कर रहे हैं। जो भी मेरे 20-25 हज़ार और वैश्य समाज भी रातों रात पलट ही रहा था। ये जो अरेस्टिंग हुई उससे क्या हुआ, बीजेपी का एकदम उल्टा वार हो गया। रातों रात मेरा 10,000 वोट उसमें इन लोगों ने बढ़ा दिया। अब और आफत इनके लिए हो गई कि दूसरे दिन लग गए मेरा नामांकन रद्द कराने में। तो पार्टी का जो आदेश होगा, अगर मैं निर्दलीय होती तो आज मैं किसी के समर्थन में उतर के अच्छे से कार्य कर पाती, लेकिन चूंकि मैं अभी पार्टी के साथ हूं, तो जो भी मेरे वोट बैंक्स हैं, जो भी मेरे वोटर्स हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूं, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। मैं बहुत जल्द अपना निर्णय आप लोगों को बताऊंगी। वीना दीदी आपकी हारी नहीं है, अभी चीज़ें कानूनी प्रक्रिया में चल रही हैं। डीएम सर के पास और तमाम जो मैंने आवेदन दिया है, उस आवेदन में ये दिया है कि इतने दिन के अंदर मुझे रिप्लाई किया जाए। अगर वो रिप्लाई नहीं करते हैं तो एक नियम है कि जब चुनाव होगा तो आप केस नहीं कर सकते, मामला कानून में जाएगा। आने वाले दिनों में जैसे कई जगह के चुनाव रद्द किए गए हैं, वैसे आने वाले दिनों में अगर मुझे न्याय मिलेगा तो यहाँ का भी चुनाव रद्द किया जाएगा और दोबारा फिर चुनाव होगा। क्या बीजेपी से कभी आपको कॉल आया बीजेपी ज्वाइन करने के लिए? देखिए, बीजेपी से ज्वाइन करने के लिए कॉल नहीं आया, लेकिन मैं तो खुद समर्थक थी बीजेपी की। वहाँ के लोग मेरे परिचित हैं, वहाँ के, मैं किसी से दुश्मनी नहीं है मेरी वहाँ से। लेकिन ये लोकतंत्र है ना, अगर मैं चाह ही रही थी चुनाव लड़ना तो इतना बड़ा कौन सा मैंने अपराध कर दिया था। हर व्यक्ति चाहता है कि मैंने समाज में अगर कार्य किया है। आज 4 कैंडिडेट थे, ईमानदारी से आप लोग बोलिएगा, चारों कैंडिडेट को जब सामने खड़ा कीजिएगा तो इस बांकीपुर क्षेत्र की सबसे बढ़िया समाज सेवी के रूप में लोग मुझे देख रहे थे। बीजेपी को बस इसी बात का डर हो गया था और बीजेपी का भी कहना सही था कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो जीत जाएगा। तो देख ही लीजिए, खड़ा तो हो ही गया। अब जिताइए आप उनको, क्या दिक्कत है। बीजेपी के जो लिस्ट है आप ऑनलाइन सभी को निकालिए। बीजेपी का जो कार्यकर्ता जो खड़े हुए हैं, उन्होंने मैट्रिक के बाद सीधे ग्रेजुएशन डाल दिया। क्या इंटर का डिक्लेरेशन देना जरूरी नहीं होता? क्यों नहीं उस कॉलम को फिलअप किया गया? क्यों नहीं इस ग्राउंड पे उनका मान्यता रद्द किया गया, उनका भी नॉमिनेशन रद्द किया गया? क्योंकि वो सरकार में बैठे हैं। तो लोकतंत्र की हत्या और पूरा समाज देख रहा है। 40 साल तक आप राजनेता बने रहे, राजा बने रहे, अब अभी भी आप चाहते हैं कि मैं राजा बनूं और मेरी प्रजा है बांकीपुर। ये तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और बांकीपुर की जनता, क्या आप प्रजा हैं? क्या आपके पास स्वतंत्रता नहीं है? अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है हमें? और आप एक महिला के ऊपर इतना अटैक, जिस मोदी जी ने महिलाओं को इतना सम्मान किया, उस मोदी जी के पार्टी के लोगों ने बिहार में महिलाओं का इतना अपमान किया। एक सम्मान करते हैं और एक अपमान करते हैं। आप राजनेता हैं तो राजनेता बनिए ना। इतना तुच्छ टाइप का हरकत, इतना सबसे पहले तो मुझे ये जवाब चाहिए कि 5 महीने पहले आया हुआ नोटिस 5 महीने तक प्रशासन क्या कर रही थी लेके बैठ के? किस इंतजार में बैठी हुई थी? क्या मैं मिल नहीं रही थी? क्या मैं भगौड़ी थी? क्या मैं शहर छोड़ के भागी हुई थी? और वो भी किस में? बेलेबल धारा में। जिस केस में थाना बेल दे सकता था, उस केस में मुझे डिटेन कर लेता है उठा के प्रशासन। ये है बीजेपी की राजनीति। अब आप पूछते हो ना कि बीजेपी कैसे जीतता है। आज अगर मान लीजिए किसी भी पार्टी को वोट भी अगर आ जाएगा ना, तो भी वो पार्टी नहीं जीतेगा, क्योंकि अगर ऐसे हारा तो ईवीएम का खेल करेगा। अब सही बात में है कि खेला ये लोग करते हैं और गंदी राजनीति ये लोग करते हैं। अगर बैलेट पेपर का जमाना आ गया ना फिर कि अब पर्ची भर के डालना है, तो बीजेपी कभी नहीं जीत पाएगी, कहीं से नहीं जीत पाएगी। उबरिए इस गंदी राजनीतिक से और लोकतंत्र की हत्या होने से बचाइए। कोई बात नहीं, वीना ने पहले भी समाज सेवा किया है, आगे भी समाज सेवा करती रहेगी। इससे मेरे कार्य कहीं पे भी नहीं रुकेंगे। लेकिन इस चुनाव में मैं किसको समर्थन दूंगी, वो आने वाले 2-3 दिन में आप लोगों को पता चले। नहीं, मैंने जब अरेस्टिंग हुई थी उस वक्त बौखलाहट में मैंने लाइव किया था अपने पेज से और मैंने कहा था किसी को भी जिता दो, उनको जिता दो या इनको जिता दो, लेकिन बीजेपी को मत जीतने देना, ये कहा था। दोनों का नाम लिया था मैंने, दोनों पार्टियों के नाम लिए।
अभी मैं पार्टी में हूँ इसलिए कुछ नहीं कह सकती। अगर मैं पार्टी में ना होती तो अभी स्वतंत्र रूप से मैं ऐलान भी कर देती, लेकिन चूंकि मैं अब जेजेडी की प्रत्याशी हूँ इसलिए मैं बंधी हुई हूँ पॉलिटिकल। तो जब तक तेज प्रताप जी का कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक मैं कुछ नहीं। और आज मैं बता दूं कि सारी स्लम एरिया की दीदी, सारे लोग जो भी मेरे समर्थक थे, जो भी मेरा 20,000 25,000 वोट टर्नअप हो रहा था, वो सब लोग नोटा कर देंगे अगर मैं किसी पार्टी को सपोर्ट ना की तो। कोई थ्रेट आ रहा है आपको? मतलब जैसा आप बोली थी कि मुझे भी इनकाउंटर कर दिया जाएगा भरत तिवारी, वो मेरी बिटिया रानी ने भावना में बोला था। एनकाउंटर तो देखिए, थ्रेट तो नहीं आ रहा, लेकिन डर तो जरूर गए हैं कि ये लोग इसी तरह करके लोगों को डराते हैं। हमारे घर में भी बाल बच्चे हैं, आज आप गोली चलवा दीजिएगा, डरवा दीजिएगा, कुछ कर दीजिएगा तो हम क्या करेंगे ये बताइए। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने बाल बच्चे के, अब बताइए सत्ता ही जब क्रिमिनल हो जाए तो इंसान कहाँ जाए, प्रशासन ही जब गलत करने लगे तो इंसान कहाँ जाए। आप जो स्थिति इधर जब से सम्राट चौधरी जी आए हैं, जो स्थिति बिहार की होते जा रही है, वो नीतीश, आज अगर नीतीश जी होते ना तो इतनी गंदी राजनीतिक नहीं करने देते। वो बोलते ठीक है एक महिला आगे बढ़ रही है, बढ़ने दो, हारवे ना करेगी, उतरने दो मैदान में। ये नीतीश बाबू का यही बोल होता। लेकिन जो अभी के मुख्यमंत्री हैं महिला विरोधी, वो बिल्कुल महिलाओं को देखना ही नहीं चाहते हैं। आप इसलिए आप कहें ना मोदी जी महिला विरोधी नहीं है, नीतीश जी महिला विरोधी नहीं है। अभी की जो सत्ता है ना ये महिला विरोधी है बिहार में। ये लोग अपने भूख को मिटाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, और गिरे। और देखा उन्होंने किस तरह मानसिक बलात्कार इसी को कहा जाता है। एक तरह का बलात्कार ही ना हुआ मेरे साथ, वो जो हुआ था वो मेरा बलात्कार था। किसी महिला की साड़ी खुल रही है, किसी महिला का पैर टूट रहा है, किसी महिला का सोना का बाली चला गया, जितनी महिला वहां पे छिया लेदर हो गया महिलाओं का। और ये बिहार कहता है कि हम महिला को सम्मान करने वाली पार्टी हैं। जरा भी कोई पुलिस फोर्स, 2 गो पुलिस आता है मेरे को अरेस्ट करने, वो अपने खुद भीड़ में कुछ आ रहा है। किसी ने सोचा कि बाकी महिलाओं को बचा के निकालिए? ये लड़की जो पीछे खड़ी थी, पूरा आपने मीडिया में देखा होगा, पूरा साड़ी इसका खुल गया। ये द्रौपदी का चीरहरण नहीं तो और क्या था, महिला का वहां चीरहरण हो रहा था और पूरा का पूरा बिहार बैठ के तमाशा देख रहा था कि वाह, वीना मानवी की टीम के कपड़े उतर गए, वीना मानवी को अरेस्ट कर लिया। अरे शर्म करो एक महिला विरोधी पार्टियों कि तुम लोग महिलाओं का चरित्र का हनन कर डाले। अरे अभी तक तो परिवार कुचलता था, समाज कुचलता था, अब राजनीतिक पार्टी भी मुझे कुचलने लगी, तो कैसे मैं काम करूंगी समाज में बताइए। प्रशांत किशोर की तरफ से फोन कॉल कुछ? देखिए ऐसा होने पे तो अभी मैंने रेखा जी का भी देखा है कि हमें कुछ दिन पहले रेखा जी बोल रही थी कौन वीना मानवी, हम नहीं पहचानते। आज रेखा जी बोल रही है नहीं उनके साथ गलत हुआ, वो हमें समझ। तो ये राजनीतिक दल है, कुछ भी हो सकता है। हर लोगों से का कॉल आ रहा है मेरे पास, ऐसा नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। अब पार्टी निर्णय लेगा कि मुझे किसको समर्थन करना है।